हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर current carrying coil at axial point। याद रखना हमने अभी तक के सेंटर पे पढ़ के रखा था और उसका एक्सप्रेशन आया था म्यू नॉट आई बाय 2r। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इसके एक्सिस पे लाई करेगा। एक्सिस पे लाई करेगा मतलब क्या हुआ कि हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉइंट पी सेलेक्ट किया। ये पॉइंट पी पे हमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो कि ये पॉइंट पी की जो दूरी सेंटर से, यहाँ जो सेंटर ओ है इसका, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो है ठीक है, यहाँ से जो सेंटर पी की जो दूरी है वो मान लो एक बार के लिए क्या है, एक्स है। यहाँ से डिस्टेंस हम लोग बोल लेते हैं, ये ओ से लेके पी का कितना है, एक्स है। ओ ये पॉइंट है, हमको निकालना है इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से पी पे हमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड है। देखो जब हमको कोई भी कॉइल की वजह से, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वो सिंपल सा फॉर्मूला बायो-सावर्ट्स लॉ जो दिया था, एंड दैट वाज फॉर इज करंट एलिमेंट, छोटे चार्ज के लिए था वो फॉर्मूला। ठीक है, हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सबके लिए, क्योंकि हम वही वाला फॉर्मूला बड़े के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, उसी को यूज करेंगे और इससे हम लोग वायर के लिए निकाल सकते हैं, कॉइल के लिए निकाल सकते हैं, किसी दूसरे शेप के लिए निकाल सकते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस पे यही 3 शेप है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चूंकि हमको बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करना, तो हमने यहाँ पे चूज किया एक छोटा सा करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट हमने ऐसे चूज कर लिया, ये हमारा बन गया करंट एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, ये हमारा करंट एलिमेंट हो गया। करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है। मान लो कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो करंट एलिमेंट किधर हुआ, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, आईडीएल अलोंग लेंथ होता है ना। ऐसे करंट फ्लो की करंट एलिमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा आईडीएल। ऐसे फ्लो की करंट एलिमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। तो अब इस पूरे कॉइल पे हमने हर जगह टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, हमको उस पॉइंट पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। हमने इस छोटे से करंट एलिमेंट जो कि आईडीएल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे कहाँ पे, पॉइंट पी पे। ये कितना है, ये आईडीएल है, दिस इज आईडीएल। इस करंट एलिमेंट की वजह से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये मान लो हमारा, ये हमने इसका से ज्वाइन कर दिया। ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये जो लाइन जो है ना, इसको हम नाम दे देते हैं आर वेक्टर, या आर डिस्टेंस हो गया ये। और ये ओपी का डिस्टेंस हमने कितना लिया था, यहाँ पे एक्स लिया था। तो ये जो लाइन जो बन रही है ना यहाँ पे, ये इसके बीच में कितना एंगल है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये एक एल शेप का है। ठीक है, और ये जैसे जैसे हम अलग अलग पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करेंगे पी से, यहाँ से ज्वाइन करेंगे पी से, यहाँ से, सबका डिस्टेंस आर होगा। और हर एक बार करंट एलिमेंट कैसा होगा, इस सर्कुलर कॉइल के टेंजेंशियल होगा, और हर बार हमको एल बनते हुए दिखेगा। मतलब ये जो रोटेट होगा ना, दिस विल बी लाइक रोटेटिंग एल। और ये एल ऐसा है, ये एल कैसे रोटेट कर रहा है,
ये एल ऐसा चला जाएगा, ये एल ऐसा चला जाएगा, ठीक है, ये एल ऐसा चला जाएगा, और हर बार जो एंगल जो क्रिएट होगा ना वहां पे वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? तो आई डी एल और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, हमेशा 90 डिग्री। इसको हम अगर वेक्टर में दिखा दे तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दिस इज आर वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैरामीटर सारे हमको पता ही है। पैरामीटर्स क्या क्या है, एक एक्स है, ओपी की वैल्यू, रेडियस क्या है कॉइल का, आर है, करंट कितनी है सर्किट में, कॉइल में, इक्वल टू आई। अब मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल, ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट बताइए, छोटी वायर जो करंट कैरी करता है, इक्वल टू हो जाएगा डीबी इक्वल टू यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डीबी क्यों, क्योंकि लेंथ छोटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी होगी। दिस इंप्लाइज दैट डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहा है यहाँ पे। और मैंने बोला कि ये रोटेटिंग एल जैसा होगा, हर जगह एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। हमको निकालना है यहाँ पे टोटल फील्ड है। अब देखो याद रखना, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना है। और इंटीग्रेशन में तुम लोग को मैंने बातें बता के रखी हुई है कि जब भी हमको तोड़ के जोड़ना हो तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। यहाँ पे हम इस पूरे कॉइल को छोटे छोटे पार्ट पे तोड़े, डीएल पार्ट पे तोड़े, और हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर एक की वजह से जोड़ना है, तो हमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमको तोड़ने आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सही तरीके से तोड़ा है बाय चूजिंग एलिमेंट आईडीएल, ठीक है। तीसरी बात, हमको यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर हम इंटीग्रेट करें और जो हमको क्वांटिटी मिल रही है, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन पे कि अलग अलग डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो देखो जरा सा, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ से मिलेगा, याद करो डायरेक्शन के लिए हमने चूज किया था राइट हैंड पाम रूल। एक मिनट जरा चालू कर लूं, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा राइट हैंड पाम रूल। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड पाम रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग होंगे तो फिर हम उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हमको उसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ता है, एक्स और वाई में, ये थर्ड स्टेप था। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा करंट एलिमेंट किधर है, देखो बाहर, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर है। देखो अगर थंब तुम्हारे तरफ होता तो ये इनवर्ड होता स्क्रीन, लेकिन थंब अभी आ रहा, देखो ऐसा जा रहा, और ये हमारा ऐसे ये आर वेक्टर हो गया, हमने फिंगर्स को कर्ल किया ऐसे, तो परपेंडिकुलर जाएगा ये ऐसे, ठीक है। दैट मींस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो डीबी वेक्टर होगा, दिस डीबी वेक्टर विल बी, ये हमारा डीबी वेक्टर होगा, दिस डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ठीक है। यहां से अगर मैंने ज्वाइन किया इसको, ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ये
ये मुझे मिल जाएगा डीबी वेक्टर। इस पॉइंट पी को आई थिंक नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं। ये हमारा बन गया डीबी वेक्टर। ठीक है, देख लो यहाँ पे डीबी वेक्टर किस तरह से राइट एंगल पे है इस पोजीशन आर वेक्टर पे। ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये लेंथ हमेशा कितनी रहेगी, हर पॉइंट से डिस्टेंस को अगर हम नापेंगे तो लेंथ कितनी रहेगी, आंसर है आर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्लियरली हम देख रहे हैं कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में। और अगर मैंने पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखा ना, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो मैंने खाली दो के लिए दिखाया, ये हर एक की एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये अगर मैं सबको अगर सामने से देखूं ना, सामने से मेरे को पता ये कैसा दिखेगा, एक कोन टाइप का दिखेगा। इसको विजुअलाइज करा था थ्री डी में। ठीक है, ये मैं ऐसा दिखेगा, ये ऐसा है, दिखेगा ना, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। ठीक है, पूरा एक अगर हम पूरा को देखें तो हमको कोन जैसा दिखेगा, क्योंकि दो एलिमेंट के लिए ऐसा है, बाकी दो के लिए ऐसा होगा, 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 सबके लिए ऐसा होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। एक एक्सिस हमारी होगी एक्स एक्सिस, और दूसरी एक्सिस होगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, इसको भी वर्टिकली बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टली बोल सकते हैं। अब एक बात तो पक्की तय हो गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक एलिमेंट की वजह से अलग अलग डायरेक्शन पे। तो मान लो कि एक बार ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंगल थीटा, ये वाला भी कितना बनाएगा एंगल, अपोजिट एंड है तो ये भी बनाएगा थीटा। अब हर एक एलिमेंट की वजह से अगर हम बात करें ना, जैसे इन दो एलिमेंट की वजह से बात करें अगर हम लोग, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक अलोंग एक्स एक अलोंग वाई। इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक अलोंग एक्स दूसरा अलोंग वाई। इस तरह से, और ये दोनों कंपोनेंट जो होंगे ना, ऊपर नीचे वाले तो कट काट देंगे एक दूसरे को, लेकिन जो अलोंग एक्स वाले वो तो ऐड कर जाएंगे। देखो ये इसका ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, इसका नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये इधर वाला और इधर वाला ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ component of dv vector due to diametrically opposite current elements in y direction या इन वर्टिकल डायरेक्शन कैंसल्स आउट। ये वर्टिकल हो गया, इन वर्टिकल डायरेक्शन cancels out, while the component in horizontal direction adds up। ठीक है, ये x वाला कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो y वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कट कर देगा दूसरे। आई बात समझ में? अब आगे देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब याद रखना है कि ये जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था ना,
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। थीटा थीटा को 90 क्यों किया वो तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये डीबी था, ठीक है, ये डीबी था, तो देयरफॉर डी बी एक्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एक्स, क्योंकि डी बी वाई तो जीरो हो गया ना, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी बी वाई तो जीरो हो जाएगा, तो उसका तो पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो बचेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड किसका इंटीग्रेशन होगा, डी बी एक्स का होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एक्स हो जाएगा हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपको देगा बी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे सर्कल भी लगा देते हैं हम लोग क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन होगा ये क्लोज लूप के लिए, तो डी बी एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब ये थीटा कहाँ से टपक के आ गया, तो मुझे क्या करना है, थोड़े थीटा को ऐसे टर्म में एक्सप्रेस करो जो कि हमको पता हो, जैसे ये थीटा तो ये 90 वाला थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 वाला थीटा, ये थीटा हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस 90 वाला थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 वाला थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो तो ये 90 डिग्री होगा ना, so this will be थीटा। अब यहाँ पे देखो तो अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम भी दे देता हूँ, अगर ये मैंने पी नाम दिया था याद करो, ओ पी, इसको नाम एक बार एम दे दो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हो गया यहाँ पे आर हो गया, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया यहाँ पे स्मॉल आर हो गया, ठीक है। इसको मैंने cos थीटा को ऐसा लिख दिया, सिंस ध्यान लिख देता हूँ, सिंस इन ट्रायंगल एम ओ पी cos थीटा इक्वल्स टू बेस हो गया हमारा आर, हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा स्मॉल आर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय सर्कुलर इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ जो कांस्टेंट है पहले इसको बाहर निकाल दो, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट दिख रही है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर, ये आर स्मॉल आर भी कांस्टेंट ही रहेगा, हर पॉइंट से डिस्टेंस को नापो, स्मॉल आर कांस्टेंट रहेगा, आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो इसके दो टुकड़े होंगे अलोंग एक्स अलोंग वाई, लेकिन जो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, उसके लिए हम किसको इंटीग्रेट करते हैं, खाली एक्स वाले को, क्योंकि वाई वाला सबका क्या हो जाता है मिल करके जीरो हो जाता है, इसलिए वाई वाले का हमको कोई मतलब ही नहीं है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड खाली हम एक्स वाले को ऐड करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि डीएल में छोटी छोटी लेंथ को मैं ऐड किया, जब छोटी छोटी लेंथ को ऐड करेंगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी, और टोटल लेंथ कितनी 2 पाई आर है, ये आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई 2 आई पाई आर स्क्वायर बाय आर का क्यूब। अब देखो हमें जो चीजें दी गई है ना क्वेश्चन में, हमको दिया रहता है रेडियस, हमको दिया रहता है ये डिस्टेंस एक्स, ठीक है, ये स्मॉल आर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, हमको दिया क्या डिस्टेंस दिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज नोन टू अस, इज आई एक्स आर, तो हमको सिंपल ये स्मॉल आर को हमको किस पे एक्सप्रेस करना होगा, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड एक्स, तो मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ इसको लिखने के लिए,
मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ से मैंने ऊपर लिख दिया 2 आई। अच्छा देखो तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है ना, तो 2 आई लिख दिया मैंने इसको। और ये आर क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसको देखो कैसे, दो बातें मैंने लिखी है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया। और देखो पाइथागोरस से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ट्राइंगल ओ एम ओ पी आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर पावर 1/2 रूट में आ गया ना। अब देखो ये आर आ गया, उसका पावर 3 है, तो मैंने इसको इस पे पावर 3 दिखाया, तो आर का क्यूब क्या होगा, देखो तो यहाँ पे इस पर क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने अब पता तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि हम यहाँ पाई पाई को कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो बहुत सारे बुक में पाई पाई को कैंसिल किया है, लेकिन अगर हम पाई को कैंसिल नहीं करते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीज समझने के लिए मिलेगी, जो कि हम जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, फटाफट यहाँ तक की नोट कर जाओ। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन यहाँ तक की हो गया। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो अगर हम ऐसी बात करें कि अगर हमारा कॉइल लेट्स से अगर यहाँ पे अगर कैपिटल आर की वैल्यू काफी छोटी है और एक्स बहुत बड़ा है, ठीक है, और ऐसे हमको केसेस मिलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमको ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे एक्स काफी बड़ा होता है लेकिन रेडियस काफी छोटा होता है। फॉर एग्जांपल ले लो, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे भी, मान लो कोई कहीं पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर कोई ऑर्बिट में, उसका रेडियस कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हमको उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस कैसा होता है, एक्स काफी बड़ा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हमको प्रैक्टिकल लाइफ में मिलते हैं, इसलिए हम ऐसा केस यहाँ पे ले सकते हैं। इफ x is much greater than r, then b equals to mu naught by 4 pi 2ia बाय, यहाँ मैं लिख सकता हूँ r का क्यूब। ठीक है, क्योंकि तो अगर सॉरी x का क्यूब, x का क्यूब, क्योंकि हमने r को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि r बहुत छोटा है इसके सामने, तो ये हमारा हो जाएगा। अब एक बात देखो यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये सब कुछ स्केलर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हमने बी वेक्टर को हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, ये एरिया के डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे जा रहा है, देखो एरिया वेक्टर नॉर्मल जाता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी जा रही है, अलोंग द एक्सिस जा रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है ना, दिस इज द रिजल्टेंट, और एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के साथ। याद करो हमने पढ़ के रखा था इलेक्ट्रिक डायपोल्स। इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर हमने बात की थी तो हमने देखा था कि माइनस क्यू था प्लस क्यू था, यहाँ पे एक पॉइंट पी था, यहाँ पे हमसे पूछा गया था बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, एक पॉइंट एक्स था, तो हमने बोला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाय एक्स का क्यूब, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इन द सेम वे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो हमको यहाँ मिलेगा ना, ठीक है, वो भी हमको बिल्कुल सेम इससे मिलेगा। तो कंपेयर करो अगर, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ p है, यहाँ पे एक वेक्टर है आई ए वेक्टर। तो हम ये लिख सकते हैं ऑन कंपैरिजन वी से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे आई ए करंट इनटू ए। ठीक है, फॉर n टर्न्स, यहाँ तो एक ही टर्न था ना, फॉर n टर्न्स, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या हो जाता है, m हो जाता है, और n टर्न्स वेक्टर क्वांटिटी होती है।
और n टर्न्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एन आई ए। मतलब यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक कॉइल इतना बनाता है, 2 कॉइल के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 कॉइल के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, n कॉइल के लिए इसको n से मल्टीप्लाई करो, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एन आई ए मिल जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, आई क्या करंट है, एरिया क्या है, ए क्या एरिया ऑफ द कॉइल है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से हमने देखो क्यों नहीं कैंसिल किया, ताकि हमको रिजल्ट मिल सके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तुम ऐसा पूछोगे कि डायपोल के पास तो 2 पोल है, प्लस माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू दिखते हैं, तो इस कॉइल के पास कहाँ 2 पोल दिख रहे हैं? तो इसके पास 2 पोल है, देखो इसकी अगर 2 पोल की बात करें तो देखो, अगर हम यहाँ पे करंट को अगर ऐसे फ्लो करवाते हैं, तो अगर हम यहाँ से देखें ना, अगर तो ये डायरेक्शन हमको दिख रहा है कि डायरेक्शन कैसा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इधर से देखेंगे तो कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, 2 पोल दिखे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और वैसे भी याद करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी ना, ठीक है, मैग्नेट्स के लिए, ये हमको पढ़ना भी बार मैग्नेट्स में, वैसे तुम लोग क्लास 9 10 से सीखते आ रहे हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती थी, नॉर्थ से साउथ होती थी और अंदर में साउथ से नॉर्थ होती थी। देखो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अलोंग द एक्सिस ऐसे जा रही है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ जाएगी। ठीक है, ये जो कॉइल है ना, मान लो ये ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने मान लो ऐसे करके एक मैग्नेट को प्लेस कर दिया, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा ना, ठीक है, इसके अंदर में साउथ से नॉर्थ, ठीक उसी तरह से ये कॉइल में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है अंदर में साउथ से नॉर्थ, बिल्कुल इसकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो this is how we calculate the magnetic field due to current carrying coil, and this is very similar to the bar magnet. मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है हमेशा इसके लिए, अलोंग द एक्सिस होता है, इस तरह से। ठीक है, इस कॉइल अलोंग द एक्सिस हो जाएगा एट एट दिस पॉइंट पी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है अलोंग द एक्सिस, एट पॉइंट पी। ठीक है, अगर हमने ऊपर नीचे पॉइंट ले लिया तो कहानी बदल जाती है, उससे हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हम इससे इसमें एक चीज और, एक सा ग्राफ भी देख लेता हूँ मैं इसमें। अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ को इस तरह का बनता है। देखो, अगर पहले तो एक छोटी सी चीज देख लो कि अगर ये ऐसे एक्सिस है ना, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और ये ऐसे जा रही थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट ऐसा था। अगर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर यूज, राइट हैंड रूल यूज किया ना अगर यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करी है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसा है ना, देखो ये नहीं, ये बाहर की तरफ आ रहा करंट, बाहर की तरफ आ रहा। ठीक है, ऊपर वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऊपर वाले के लिए। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा, मतलब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। और मैं इसकी वजह से बात करूँ ना अगर, तो ये ऐसा गया, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, ये नीचे वाले की बात करते हैं, ये हमारा करंट कैसे जा रहा था, बाहर से अंदर जा रहा है करंट, तो ये ऐसे बेंड करेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये आर हमारा कैसे जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे ये आर की अगर बात करूँ ना, तो उसकी परपेंडिकुलर ये ऊपर की तरफ, मतलब ये ऐसा होगा। दिस इज, ये वाला किसकी वजह से, ये वाला फील्ड इसकी वजह से, ये वाला किसकी वजह से, इसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम दोनों के कंपोनेंट को ऐड कर दिया, देखो फिर से डायरेक्शन हम लोग एक्स बनेगा ना, ऊपर नीचे वाला कंपोनेंट क्या कर जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। अब अगर हमने यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड की बात की जाए ना, तो रिजल्टेंट फील्ड ये इसका रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। अभी अगर हम इसके ग्राफ की बात करें ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो
छोटे वाले कॉइल के लिए हमने अभी देखा था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई ए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो ni है बाय x का क्यूब, r प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बाय, ये हमने देखा था फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम सेंटर पे हैं, ठीक है, सेंटर पे x कितना हो जाएगा 0, ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाएगा, तो फील्ड कैसा हो जाएगा मैक्सिमम। अब वो फील्ड कितना हो जाएगा मैक्सिमम, वो अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया, ये फील्ड हो जाएगा ऊपर का इरेज करो मैं, ऊपर से एक बार समझ में आ गई कि चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। अब थोड़े फॉर्मूले से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हमने x को पुट कर दिया 0, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 NIA बाय r का क्यूब, ये मैक्सिमम फील्ड, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो जो फील्ड होगा वो घटेगा और इन्फिनिटी पे जाकर के जो फील्ड होगा ना वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं x है ना, तो ये ऐसा घटेगा जैसे x बढ़ा फील्ड घटा, ठीक है, जैसे x बढ़ा फील्ड घटा। देखो हम नेगेटिव x पे जाते हैं या पॉजिटिव x पे जाते हैं, पॉजिटिव x पे जाए या नेगेटिव x पे जाए, तो फील्ड हमको दिख रहा है वो हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस पे, फील्ड हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, डायरेक्शन कैसी है, सेम है हमेशा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ग्राफ ऐसे जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को कि हम अगर इधर भी जाए या इधर भी जाए तो फील्ड हमेशा कैसा मिलता है, हमको प्लस में मिलता है, बिकॉज ऊपर वाई है, वाई हमेशा कैसा ऊपर में प्लस में, ठीक है। एक बात हमने ग्राफ भी सीख लिया इसका ग्राफ एग्जाम में आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है, ग्राफ आ सकता है। एक लास्ट चीज जो बता देता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमको ना इसके बाद वाले एक बाद में एक चैप्टर और आएगा, इसमें क्या हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जब हम बात करेंगे ना उसकी, तो वहां पर भी हम यही चीज को वहां पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हाइड्रोजन एटम होगा, सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते, ठीक है, तो बताना कि इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो हम वहां पे भी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m बाय एक्स क्यूब, ठीक है, जहाँ पे m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा NIA। इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके लिए हम n1 लेंगे, और एरिया हमको रेडियस पता होगा इसका, ठीक है, एरिया हम लोग पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। और अगर हमसे करंट बोला जाएगा निकालने के लिए, तो करंट भी हम निकाल सकते हैं। करंट कैसे निकलेगा इसका, करंट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमको पता ही रहेगा, और कितने टाइम में ये किसी रीजन को क्रॉस करेगा वो टाइम पीरियड करके निकालेंगे। हालांकि ये मैं तुम लोगों को डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको, लेकिन मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे पाई को कैंसिल नहीं किया था, क्योंकि हमको उससे एक इंपॉर्टेंट टर्म m मिला। वो m जो हमारे काफी काम की चीज है, खास करके जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट यूज आए, ठीक है। इसके साथ हमारे टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो।